जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लेकर के आए हैं अनुसार मॉडल पेपर रसायन विज्ञान कक्षा 12 अग्रवाल का। सेट नंबर है आपका पांचवा सेट रसायन विज्ञान के, जो 2023 में आपसे पूछे गए थे। तो इन्हीं का इस साल पेपर है। ये 2024 में बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। तो बिना देरी के हुए पहले आपको दिखा देते हैं आपका पूरा सिलेबस क्या है, मतलब पूरा पेपर क्या है। ये है आपका पूरा पेपर। देखिए, ये रंग आपका 5 क्वेश्चन आपके ये ऑब्जेक्टिव के हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये दूसरे क्वेश्चन को मतलब दूसरे क्वेश्चन को लिया नहीं गया है, मतलब ये क्लास इसमें है नहीं इस समय इस सिलेबस में। लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं। देखिए, 3 क्वेश्चन का खा गा घा में पूछा गया है। फिर चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथे क्वेश्चन भी जो है, ये देखिए, ये इस तरह से है। पांचवा क्वेश्चन इस तरह से लिया गया था। ये पांचवा क्वेश्चन है। 5-6 आईपीएससी में नाम एरोमेटिक, ये 6। ये देखिए, अगला है विलियम संश्लेषण विधि। ये तो ये देखिए, अगला क्वेश्चन था आपका ये क्या होता है जब में, क्या होता है जब। ये 5 क्वेश्चन है आपके। फिर उसके बाद में ये आपको ऑब्जेक्टिव, ये इसको क्लोरोबेंजीन के साथ में क्रिया कराना है। और ये कार्बनिक यौगिक के इतने परसेंट भाग में, ये आपका देखिए। फिर अगला ये है ये। अब आपको एक एक करके आपको हल करवाते हैं, ठीक है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक सही विकल्प को चुनें, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है कितना। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56 मोल प्रति लीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है। तो विशिष्ट चालकत्व की जो इकाई है वो है सेंटीमीटर इनवर्स ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम संख्या के अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो अधिकतम संख्या में आपकी कौन है, आर्गन है। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो रंगीन आयनों का जो संभव मान है वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि RCOOHG गिव्स आउट Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड RBr, ये कौन सी अपक्रिया कहलाती है। तो ये अपक्रिया है होन्स डीकर अपक्रिया, ठीक है। और अगला है कि अमीनो अम्ल निम्न के निर्माण की इकाई है। तो अमीनो अम्ल मतलब कि अमीनो अम्ल के निर्माण की इकाई क्या होती है, ये बताना है। तो ये है आपकी प्रोटीन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला देखें, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। इस का खंड को तो देखना नहीं है। खा खंड देखिए, आपका एक सवाल है। ये देखिए, ये खा खंड का आंसर है। W2 आपको ज्ञात करना है। W1 का मान 114 ग्राम, M2 है आपका 40 ग्राम प्रति मोल, Pi का मान है 100 और P1 का मान है 80। तो इसमें आप ये सूत्र लगाएंगे, सूत्र से और आपका ये मान निकल आएगा 8 ग्राम। अवाष्पशील का मान कितना है, 8 ग्राम, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित सेल के मानक EMF के इलेक्ट्रॉन
की ईएमएफ की गणना कीजिए। तो देखिए ये है आपका प्रश्नानुसार दिया हुआ है जेड बराबर Z2+, ठीक है, ये मान है आपका, और ये मान गणना करके आप निकालेंगे कितना आएगा 1.1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलराउस का नियम बताओ और इसके अनुप्रयोग को समझाइए। ठीक है, तो देखिए कोलराउस का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है यदि इसके चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो ये इसके अनुप्रयोग देखिए। अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना, और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा की गणना करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 के दो निर्जली कारक गुण बताइए। तो देखिए दो निर्जली कारक गुण इस तरह से हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ये अपक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जल बनेगा, और दूसरा निर्जली कारक के रूप में जब अपक्रिया करेंगे तो बनेगा आपका ये चीनी के साथ में अपक्रिया कराएंगे तो बनेगा कार्बन और जल बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो जल के अणुओं की संख्या, जल का भार ग्राम में बटे जल का अणुभार, तो जल का भार कितना है 72 ग्राम। देखो 72 ग्राम है, अणुभार जल का H2O का कितना होगा 18, तो 18 चौक 72, 4 हो गया। फिर देखिए एथिल अल्कोहल के अणुओं की संख्या, इसका भार बटे अणुभार कर देंगे तो भार बटे अणुभार इसका 2 आया। अब मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, जल के अणु बटे मिश्रण में जल के अणु और एथिल अल्कोहल के अणु दोनों को जोड़ देंगे, आपका आएगा ये 0.667। फिर मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आया इतना। तो अब ये जल का निकल आया है, जल का निकला है तो अब एथिल अल्कोहल का निकाल लेंगे। एथिल अल्कोहल को अणु के रूप में ऊपर कर देंगे, फिर दोनों के मोल प्रभाज का योगफल कर देंगे, ये आएगा 0.333। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैलिन कीटोन फैलिंग ब्लेन तथा टालिन अपक्रमक को अपचयित नहीं करते हैं, जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है, क्यों? फ्रक्टोज में कीटोन होता है परंतु फिर भी ये फेलिक विलयन तथा टालिन अपक्रमक को अपचयित कर देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि क्षार की उपस्थिति में फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास हो जाता है। इसको इसको एनोलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आया आपका कि निम्नलिखित में से प्रत्येक ठोस के लिए आयनिक, धात्विक और आणविक ठोस को पहचानिए। ठीक है, तो ये देखिए आयनिक ठोस है आपका अमोनिया सल्फेट, लिथियम ब्रोमाइड, पीतल, ठीक है, रुबिडियम। आणविक में कौन कौन से हैं, P4 O10, PO4 और I2। ठीक है, तो इसको इस रूप में आपको लिखना था। ये जो अगला क्वेश्चन है कारण सहित बताओ, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये कि संक्रमण धातुओं में परमाणु त्रिज्या किस श्रेणी के रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये देखिए ये है सामान्यतः एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ घटती जाती हैं। प्रत्येक श्रेणी के अंत में परमाणु त्रिज्याओं की थोड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। समूह में नीचे जाने की ओर संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। द्वितीयक और तृतीयक संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान रहती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्याएं, ये तो हो गया। संक्रमण तत्व में प्रायः अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। तो देखिए ये चुंबकीय लक्षण है आपका कि अनेक संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय हैं। इसका कारण उनमें N-1 डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 5 तक बढ़ती है, संक्रमण धातु आयन में अनुचुंबकीय लक्षण बढ़ता है। अधिकतम अनुचुंबकीय लक्षण श्रेणी के बीच में पाया जाता है और आगे जाने पर चुंबकीय लक्षण युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से घटता है। वह संक्रमण धातु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वे प्रतिचुंबकित होते हैं।
और ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। यानी तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तित करती हैं। मतलब ये देखिए, वेरिएबल होती हैं। डी ब्लॉक तत्वों की एन एस ऑर्बिटल n-1d ऑर्बिटल दोनों के अंतर्गत रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। संक्रमण तत्वों में n-1d और ns ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में थोड़ा अंतर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग ले सकते हैं। इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह और 1 CHO समूह होता है। ग्लूकोज, ठीक है, तो ये आपको बताने हैं। तो इसकी उपस्थिति कैसे होगी? देखिए, ग्लूकोज में OH समूह की उपस्थिति ग्लूकोज की CH3COCl के साथ में क्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। यह आपका ग्लूकोज है। जब CH3 जब 5CH3COCl से क्रिया कराता है तो इसमें देखिए ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। तो इसे प्रदर्शित हो जाएगा कि ये ग्लूकोज 5 OH समूहों से मिलकर के बना है। क्लियर? अगला देखें। फिर आपको सिद्ध करना है कि ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति ग्लूकोज फेलिंग ब्लेंड एवं प्रालन अपकर्मक को अपचयित करता है। ग्लूकोज जब कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है तो ये बनता है। इससे प्रदर्शित होता है, उपयुक्त अपक्रिया यह प्रदर्शित करती है कि ग्लूकोज पॉलीहाइड्रॉक्सी और एल्डिहाइड है और उसमें एक मतलब एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। तो किसी विलायक में 1000 ग्राम में 1 मोल विलेय घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको Kb से प्रदर्शित करते हैं। तो Kb इक्वल टू डेल्टा Tb बाई m, इसका मात्रक Kg बाई मोल है और Kb बराबर डेल्टा Tb इंटू M2 इंटू W1 बाई W2 इंटू 1000। डेल्टा Tb यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन है, M2 विलेय का भार है। ठीक है, W1 विलायक का भार है, W2 विलेय का भार है। अतः M2 बराबर क्या हो जाएगा? Kb गुणे W2 गुणे 1000 बटे डेल्टा Tb गुणे W1। फिर अगला कह रहा है कि किसी विलायक के 1000 ml में 1 मोल विलयन घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो ये मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसको Kb से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है Kb बराबर होता है डेल्टा Tb बाई m, इसका मात्रक ये होता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये मोलर और मोलर में संबंध स्थापित, मतलब ये दोनों के सूत्र अलग अलग हो जाते हैं।
अगला है ये ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल और औद्योगिक उत्पादन का वर्णन कीजिए। इस अम्ल में NO3 मूलक का परीक्षण आप कैसे करेंगे? सम्मिलित अपक्रियाओं के समीकरण भी आपको देना है। तो ये तो है नहीं इस समय। ये देखिए आपको दिखाना है IUPAC का नाम आपको बताने हैं। तो पहले का IUPAC है CO, पहला है CO NH3 का होल 6 ब्रैकेट के बाद में है Cl3। तो इसका नाम है, देखिए ये एमीन होता है तो ये हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। दूसरे का है, ये दूसरे का देखिए क्या है K3CrC2O4 का होल 3। यह है पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटोक्रोमेट थर्ड। और तीसरा है, तीसरे का आपका जो नाम है PT अन्य ब्रैकेट और NH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो यह है डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड। और चौथे का नाम है NiCO का होल 4। तो ये है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ठीक है, जीरो ऑक्सीकरण है। जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें हैं इसको जीरो मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको उसकी ऑक्सीकरण संख्या देते हैं, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ये जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने एवं गर्म करने पर बी यौगिक बनाता है, जो Br2 एवं KOH के साथ में गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। तो ये बी एवं C की संरचना बताइए। तो ये देखिए हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अपक्रियाओं में Br2 प्लस KO2 से अपक्रिया कराता है, अतः कार्बन C1C प्राथमिक एमीन और B बेंजामाइड है। तो देखिए बेंजामाइड ये आपका है CONH2 बेंजीन के साथ में जब जुड़ता है ये तो ये बनता है एनिलीन। फिर ये की अपक्रिया जलीय NH3 से करवाने पर बेंजामाइड बनता है ये। ठीक है, और फिर ये अपक्रिया फिर जलीय NH3 से करवाएंगे तो बेंजामाइड का निर्माण होगा। तो ये बेंजोइक एसिड होगा। क्या होगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक ये CaCl3 यानी क्लोरोफार्म तथा KOH के साथ में अपक्रिया करके B और C देता है। क्या देता है? B और C देता है, जिसका जिंक चूर्ण के साथ में आसवन करने पर D बनता है। D के ऑक्सीकरण से C7H6O2 अणुसूत्र वाला एक यौगिक E प्राप्त होता है। तो ये भी CDE की पहचान करो और प्रत्येक का रासायनिक समीकरण भी दीजिए, आपको कह रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये है आपका, तो ये आपका फिनाल है। फिनाल में जब क्लोरोफार्म KOH से अपक्रिया कराएंगे तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ये आपका आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो बी है आपका आर्थो हाइड्रोक्सी और सी क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और ये जब बिना जिंक चूर्ण के साथ में जो अपचयन मतलब आसवन करेगा तब बनेगा बेंजल्डिहाइड। डी बना आपका बेंजल्डिहाइड। और फिर जब बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है इतना बन गया। फिर उसके बाद में जब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये बना आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का
जब जिंक चूर्ण के साथ में आसवन किया जाता है तो बनता है आपका बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, COOH, ये बेंजोइक एसिड प्राप्त हुआ। इस तरह से ये आपका हो गया फिनाल, बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, डी बेंजल्डिहाइड, और सी क्या हो जाएगा, और ई होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक का सभी का पता आपस में चल गया। या अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपको ये करना होगा टिप्पणी वाला कि तो ये इसका आपका सभी पर टिप्पणी लिखना है। तो पहला है विलियम संश्लेषण विधि। देखिए क्या है विलियम संश्लेषण विधि, या सम्मित तथा असम्मित ईथरों को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ में क्रिया कराई जाती है। ये तो RONA से जब क्रिया कराई जाती है। अगला है प्रतिस्थापित एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्काऑक्साइड आयन का SN2 आक्रमण होता है। ठीक है, ये यदि एल्किल हैलाइड्स प्राथमिक होता है तो इसके परिणाम अच्छे होते हैं। द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है। यह तृतीयक एल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाए तो उत्पाद के रूप में केवल एल्किन प्राप्त होती है तथा कोई ईथर नहीं बनता है। ठीक है, जैसे ये अगला क्वेश्चन कह रहा है किण्वन यानी शर्करा अथवा स्टार्च युक्त विलयनों के किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। जैसे गन्ने की शर्करा विलयन से जौ, गेहूं, मक्का आदि में उपस्थित स्टार्च से किण्वन कराते हैं। एथेनॉल से मेथनॉल में परिवर्तित कर ये समीकरण पूरा हो जाता है। ये एथेनॉल है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये एसिटल्डिहाइड बनेगा, मतलब एसिटल्डिहाइड, फिर ये एथेनोइक, फिर उसके बाद में अमोनियम एसीटेट बन जाएगा और अंत में आपका मेथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, और एक पूछ रहा है ये पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है। तो देखिए लोहे के एक वक यंत्र में 773 केल्विन पर हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी का भंजक आसवन करने पर निम्नलिखित अवयव प्राप्त होते हैं। पहला है काष्ठ या ज्वलनशील गैस का मिश्रण होता है। इससे मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन गैसें रहती हैं। इनके अतिरिक्त एथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसें भी रहती हैं। काष्ठ का व्यवहार गैसीय ईंधन के रूप में होता है। आसुत द्रव भंजक आसवन के पश्चात प्राप्त आसुत द्रव को स्थिर रखने पर दो स्तर पृथक होते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल, ऊपर वाला जलीय स्तर भूरे रंग का होता है, इसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इसमें जल के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक विद्यमान होते हैं, जैसे मिथिल अल्कोहल 2 से 4%, एसीटोन 2 से 3%, एसिटिक एसिड 9 से 10%। एक गोल तली वाली फ्लास्क में पायरोलिग्नियस अम्ल गर्म करने पर प्राप्त वाष्प गर्म जल में प्रवाहित हो जाती है। एसिटिक अम्ल का वाष्प पानी के साथ में प्रतिक्रिया करके कैल्शियम एसीटेट बनाता है। मेथनॉल तथा एसीटेट की वाष्प द्रवीभूत होकर के पानी में एकत्रित हो जाती है। ये ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया है आपका, ये इसको पूछना नहीं है। ये देखिए इसको आपको करना है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। यहाँ देखिए ये अभिक्रिया है आपकी, N2O5 गिव्स आउट टू NO2 प्लस हाफ O2 के लिए ये मान आपको दिखाने हैं। तो ये देखिए N2O5 गिव्स आउट टू NO2 प्लस हाफ O2 के लिए अभिक्रिया का वेग इक्वल टू है -d N2O5 बटे dt इक्वल टू हाफ d NO2
बटे डी टी इक्वल टू 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 डी O2 बटे डी टी। ये पहला रिएक्शन हो गया, दूसरा रिएक्शन ये है और तीसरा रिएक्शन और चौथा ये है। अब इसको जब आपस में मिलाएंगे तो आपका बनेगा K1 डैश इतना इतना, और इसमें ये आपका संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया प्रथम कोट की है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा यदि अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर दी जाए। ये देखिए, माना अभिकारक R गिव्स आउट P है, तो अभिक्रिया का वेग माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी पी बाई डी टी। प्रश्नानुसार अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर दी है, अतः R डैश बराबर 2R। अतः अब अभिक्रिया का वेग माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी 2R बटे डी टी माइनस 2dr बाई डी टी। तो अतः अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ में अपकृत किया जाता है। दूसरा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन के मैग्नीशियम से अपक्रिया होती है। तीसरा है एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ में अपक्रिया करती है। चौथा है आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम से होती है। और पांचवा है एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड अल्कोहल से होती है। तो ये आपको केवल रासायनिक समीकरण देने हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखिए। ये आपका देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है, और नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड जब एल्कोहलिक KOH से अपक्रिया करता है तो बनेगा ब्यूट 1 इन बनता है। पहला हो गया। दूसरा देखिए, ये दूसरा है जब ब्रोमोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो क्या होता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। तीसरा क्या है आपका, जब एथिल क्लोराइड KOH के साथ में अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल बनता है, KCl और H2O निकल जाता है। और अगला है चौथा है मेथिल ब्रोमाइड जब सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो एथेन बनता है। ठीक है, और जब एथिल ब्रोमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ में अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, एथीन का निर्माण होता है। ये तो पांचों 7 का 5 आपका अपक्रिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल मतलब क्या है कि रिएक्शन में देना है, कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, ये देखें तो ये पांचों आपके रिएक्शन, ये जो पांचों लिखने वाले थे ये हो गया। अब अगला कह रहा है अथवा कैसे क्लोरोबेंजीन से आप कैसे प्राप्त करेंगे। पहला है बेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन से पहला बेंजीन, दूसरा फिनाल, तीसरा टालोइन, नेनिलीन और डाइफेनिल कैसे प्राप्त करेंगे, ये एक एक नंबर का आपका फिर ये पूछा जाएगा पांचों। तो देखिए ये है अथवा करके, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, जब NaOH के साथ में अपक्रिया करेंगे तो ये आपका बेंजीन प्राप्त होगा, ये बेंजीन प्राप्त होगा। दूसरा देखिए, जब क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ में अपक्रिया करेंगे तो ये फिनाल प्राप्त होगा। तीसरा है जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ में अपक्रिया करते हैं, सोडियम प्लस H3Cl मेथिल क्लोराइड के साथ में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, टालुइन प्राप्त होती है।
और चौथा है कि जब CH3 यानी क्लोरोबेंजीन को अमोनिया का परऑक्साइड के साथ में प्रक्रिया करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होती है। और पांचवा है आपका कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ में प्रक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, डाइफिनिल बनेगा। ठीक है, ये ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। यह यौगिक टालन अपवर्मक को अपचयित नहीं करता है, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यौगिक देता है तथा धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल व प्रोपेनोइक अम्ल देता है। संभाव्य यौगिक की रचना बताइए। या अथवा करके आपसे पूछा है कि क्लेजन अपक्रिया, कनिजारो अपक्रिया और रोजनमुंड अपक्रिया किसे कहते हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखें एक एक करके। ये कार्बन के परसेंट इतना है, हाइड्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का आपको इतना दिखाया गया है। तो दिए गए कार्बनिक यौगिक का आणविक सूत्र प्राप्त करने के लिए प्रथम उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है आपको। C बराबर इतने के लिए, H के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो कार्बन के लिए कितना आया, 5.81। ऑक्सीजन के लिए कितना आया, 11.63 और ऑक्सीजन के लिए आया 1.16। तो इसका अनुपात आप बनाएंगे ये, तो मूलानुपाती सूत्र क्या बना, 5.5/10/1। ये तो मूलानुपाती सूत्र बना आपका 5:10/1, यानी C5H10 वो आणविक सूत्र का द्रव्यमान 86/86 अतः आणविक सूत्र n गुणे मूलानुपाती, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा C5H10 वो। प्रश्नानुसार यौगिक सोडियम यानी NaHSO3 के साथ योगात्मक क्रिया भी देता है, अतः यह एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है, परंतु यह टालन अपक्रमक को अपचयित नहीं करता, अतः धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है। अतः दिया गया यौगिक CH3CO समूह के साथ कीटोन है तथा प्रबल ऑक्सीकृत होने पर एथेनोइक अम्ल पर प्रोपेनोइक अम्ल भी देता है। अतः दिए गए यौगिक का आणविक सूत्र C5H10 वो है, यानी इसका संचय सूत्र आपका ये हो जाएगा, ये संचरण सूत्र हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन टू ओन होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं। तो एक कुछ अपक्रियाएं हैं, इसको आपको लिखना है कि जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते काइनेटिक क्षारों के साथ विलयन के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो अपक्रिया क्या कहलाती है, कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को जब NaOH से अपक्रिया कराया गया तो क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल बनेगा। KOH से अपक्रिया कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा और ये सोडियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, जब बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ में क्रिया कराया जाता है तो बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। और फिर जब बेंजल्डिहाइड को KOH के साथ में क्रिया कराया जाता है ये, तो क्या बनता है, वही चीज बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा और पोटेशियम बेंजोएट प्राप्त होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोजनमोंड अपक्रिया क्या है? तो वो अपक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड का पीडी या BSO4 उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, रोजनमोंड अपक्रिया कहलाती है। इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है। विलियम्सन्स अपक्रियाएं क्या होती हैं? किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ में गर्म करने पर ईथर प्राप्त करने वाला विलियम्सन संश्लेषण कहलाता है। जैसे सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ में गर्म करने पर डायथिल ईथर प्राप्त होता है। ये देखिए, सोडियम एथॉक्साइड है और एथिल आयोडाइड से अपक्रिया कराते हैं इसको, तो बनेगा डायथिल ईथर, सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है संडेमायर अपक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि संडेमायर अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना होगा। और जहाँ पर आपसे पूछा जाए कि केवल मतलब रासायनिक अपक्रिया दीजिए, तो उस स्थान पर आपको केवल और केवल रासायनिक अपक्रिया ही देना है। आपको उसमें शब्द से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिखना सब बेकार है अगर आप उसके सही अपक्रिया को नहीं बताएंगे तो। ठीक है, इसलिए आप मेहनत करें और अपने जो एग्ज़ाम है उसको आप अच्छे से क्रैक करें। तो कह रहा है कि संडेमायर अपक्रिया क्या है? जब डायएजोनियम लवण, तो डायएजोनियम लवण का बेंजीन के साथ में, जब बेंजीन के साथ में N2Cl जुड़ जाता है तो उसे डायएजोनियम लवण कहते हैं। तो जब डायएजोनियम लवण को, विलेन को CuCl2 या HCl या Cu2Br2 या HBr के साथ में जब गर्म करते हैं तो डायएजो समूह क्रमशः क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, ठीक है, से प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी इसके स्थान पर क्लोरो चला जाएगा, Br चला जाएगा या साइनो चला जाएगा, ये चले जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाती है। इस अपक्रिया को ही क्या कहते हैं? संडेमायर अपक्रिया, संडामायर अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपक्रिया कैसे होती है, ये संडेमायर अपक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर आपने देखा ये आपका ये देखिए ये है आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को किससे अपक्रिया कराते हैं? ये CuCl2 के साथ में अपक्रिया कराते हैं। तो देखिए N2Cl में N2 यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, N2Cl का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मतलब निकल जाते हैं और Cl यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और N और N2 आपका ये निकल जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये Cu2 और Cl2 के द्वारा होता है। अगला देखिए जो दूसरा बन रहा है, ये भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही है। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को Cu2Br2 या HBr की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? ये बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। यानी बेंजीन में ब्रोमो जब लग जाएगा तो इसे क्या कहते हैं? ब्रोमोबेंजीन। और फिर नाइट्रोजन निकल जाएगी और HCl आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? संडमायर अपक्रिया, यानी संडेमायर या संडमायर अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ हुए अपक्रियाएं जो आपसे पूछा जाने वाला है। संडेमायर अपक्रिया क्या है? तो अभी आपने देखा कि संडेमायर अपक्रिया किसे कहते हैं, फिर आपने देखा ये विलियम्सन। तो जो विलियम्सन और संडमायर अपक्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये रोजनमुंड अपक्रिया और ये कैनिजारो अपक्रिया। तो कैनिजारो, रोजनमुंड या विलियम्सन या संडमायर, इनमें से 2 अपक्रियाएं 3 आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों को मेहनत करते रहो और अपनी पकड़ को मजबूत बनाओ और जितना आप पढ़ते हैं ना उसको अब आप लिखते रहें, लिखने का अभ्यास बनाएं और अभ्यास बनाते रहेंगे तो आप में जानकारी बढ़ती रहेगी और आपको लिखने का ढंग पता चलेगा।
तो ये आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।